प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी गोल्ड पर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में, जिसकी एक और कड़ी लेकर, एक और विषय लेकर और बहुत सारी जानकारियां आप लोग लेकर हाजिर हैं। आपके दो दोस्त अरविंद और मेरे साथ हैं, मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में भी हम आप सभी के लिए, जैसे बहुत सारी जानकारी आपने बताया अरविंद, हम लेकर के आए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2023 जो है हमने श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया, और श्री अन्न की जितनी भी खासियतें हैं उसको अपनाने के लिए जितने भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी जागरूकता सरकार द्वारा फैलाई जा रही है, अलग अलग विभागों द्वारा फैलाई जा रही है, उसको समर्पित ये वर्ष था, ताकि हम वापस से अपनी थाली में जो है श्री अन्न को लाना शुरू कर दें और अपने जीवन को जो है वो स्वास्थ्य की दिशा में और अधिक बढ़ाते चले जाएं। जी और दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय भी है शुष्क क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती में संसाधन उपयोगिता दक्षता में वृद्धि। यानी कि जो थोड़े शुष्क होते हैं, यानी पानी की कमी है, थोड़े सूखे क्षेत्र है, वहां पे श्री अन्न की जो खेती है उसमें किस तरह से जो हमारे पास संसाधन उनका बेहतर उपयोग हम करके उसकी जो कृषि है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. राणा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद कुमार ने ये बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी ये बातचीत। किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज बातचीत करेंगे शुष्क क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती में संसाधन उपयोग, इसके बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. राणा जी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें श्री अन्न की जो खेती है वो हम आमतौर पे पूरे भारत में करते हैं, लेकिन जो हमारा शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम है, तो वहाँ पे जो हमारे संसाधन है, क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, तो इस पे हम क्या कर सकते? मोटे अनाज या श्री अन्न की खेती ज्यादातर हम शुष्क क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम है या शुष्क क्षेत्र वर्षा पर आधारित क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। जो मेजर मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज, उनमें बाजरा और ज्वार है मुख्य जो है, क्योंकि 80% एरिया हमारा बाजरा और ज्वार में पूरे इंडिया में। फिर है हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं, उसमें रागी है, सावा है, कंगनी है, कादो है, कुटनी है, सीना है। तो इनका थोड़ा थोड़ा एरिया है, कहीं कर्नाटक में है, कहीं आंध्र प्रदेश में है, कहीं उड़ीसा में है, कहीं उत्तराखंड में है, कहीं हिमाचल में है, इस तरह से। और इनका हम प्रेफरेंस, हम छोटे सीमांत खेत जो होते हैं, बरानी एरिया जिसको बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र या जो बंजर टाइप के एरिया है, उनमें इनकी खेती की प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि जो अच्छे क्षेत्र है उनमें तो हम गेहूं और राइस को उनको ही ग्रो करने की वो देते हैं। लेकिन जहाँ पर खाद की कमी है, संसाधनों की कमी है, सिंचाई की कमी है, वहाँ हम इनको मिलेट्स को ग्रो करने की प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनमें लागत बहुत कम आती है। इनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, खाद की जो इनकी रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम है, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा पहले समय की बात करें, आमतौर पे जैसे जो हमारे श्री अन्न है, जैसे मैं बात करूं, इसमें रागी की है, ज्वार है, बाजरा है, इनको हम खाद्यान्न की तरह भी इस्तेमाल करते थे उस समय पे। काफी अच्छे हम पैदावार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक भौतिकतावादी युग की तरफ गए हैं, जब एक फसल चक्कर हमारे पास गेहूं का आ गया है, धान का आ गया है, उससे अलग जब हम देखते हैं पौष्टिकता, जो कि आज के समय की जरूरत भी है, तो कितना पौष्टिक जो तत्व है वो हमें इनसे मिलते हैं और क्या फायदा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारे यहाँ हरित क्रांति के बाद जैसे गेहूं और राइस की पैदावार बढ़ी, वैरायटीज आई, ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज, इनका एरिया घट गया और इन पे ज्यादातर हम राइस और गेहूं पे ही फोकस करने लगे। और लेकिन इससे क्या हुआ, इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज्यादा है, इससे फिर हमारे लोगों में शुगर की बीमारियां,
ज्यादातर लोगों में 50% लोगों में शुगर का किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो उस तरह की है। राइस में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, मधुमेह की प्रॉब्लम ये लोगों में ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद से जब से हरित क्रांति आई है, इस फसलों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए तो बाजरा, ज्वार, रागी, इन सभी मिलेट्स का बहुत कम होता है। इनमें मिनरल कंटेंट भी ज्यादा है, इनका फाइबर कंटेंट भी इनमें ज्यादा है, इन दोनों सारी क्रॉपों में। और इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो तो कम है ही है। तो इस तरह की बीमारियां जो है, शुगर बेस्ड बीमारियां जो है या हाई फाइबर कंटेंट है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट बीमारियां भी बहुत कम लोगों में देखने में मिली। अगर जो हम इस इनकॉर्पोरेट करें अपनी भोजन की उसमें साइकिल में, इन फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक धारणा और भी है, जैसे कुछ मोटे अनाज है हमारे, श्री अन्न की जो बात करूं, जैसे भाई बाजरे की बात करते हैं, आमतौर पे हम मान के चलते हैं कि भाई सर्दियों का जो समय है उसके लिए बहुत उपयुक्त है। फिर बात आती है कि भाई अभी जो टाइम आने वाला, आगे गर्मियों की बात अगर हम करें तो इस टाइम भी जो और दूसरे श्री अन्न है, कौन कौन से अन्न ऐसे हैं जो अब हम ले सकते हैं अपने आहार में? आहार में तो अब जैसे बाजरा भी ज्वार भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे अपने भोजन में ले सकते हैं, इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो जैसे रागी है, सावा है, कंगनी है, इनको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धारणा हमने गलत बना रखी है कि ये गर्म होते हैं या कुछ होता है, बल्कि इसमें आयरन कंटेंट इनमें ज्यादा होते हैं। आयरन जो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन में हेमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो इसकी भी पूर्ति जो है, पहले लोग खाते थे बाजरा। राजस्थान में तो अब भी बारहमास खाते हैं कई जगह पे, बाड़मेर वगैरह में, राजस्थान में बाजरा, वहां तो गर्मी खूब पड़ती है, बाजरा खाते हैं बारहमास। तो मतलब कोई ऐसा विपरीत प्रभाव कोई ऐसा बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो लोगों ने धारणा बना रखी है जो सर्दियों की चीज है, सर्दियों में खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अब हम पहले बात करते थे कि जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे हम ये वाली फसलें लेते थे, लेकिन अब जैसे हम श्री अन्न वर्ष है वो हम बना रहे हैं, अब उसमें जो हमारे खेती वाले एरिया हैं जहाँ पे पानी के संसाधन भी है हमारे, क्योंकि पहले बात होती थी सिर्फ इनको खाद्यान्न के रूप में हम ले रहे थे, अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं कि जहां तक बात है, इनके जो हमारे मिलेट्स हैं जितने भी, इनके बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्योंकि ये 2023 जो है हमारा ये मिलेट का ईयर है ये, तो इसमें कई जगह प्रदर्शनी भी लगी है, वहाँ अलग अलग तरह के बिस्किट्स, केक्स वगैरह इसके लोगों को बना के दिखाए हैं और बनते भी हैं। कई इंडस्ट्रीज इसमें आ गई हैं। जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हमारे सैनिक हैं, उनके लिए भी हम बिस्किट सप्लाई करते हैं, बाजरा के बने हुए, रागी के बने हुए, ज्वार के बने हुए, और वो ज्यादा दिन तक टिके रहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा है और बाकी मिनरल कंटेंट और आयरन भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू राइस और व्हीट। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। लेकिन जो हमारे शुष्क क्षेत्र है वहाँ भी धारणा हम मान के चलते हैं कि भाई पानी की कमी है या फिर हमारे पास एक या दो पानी है। शुष्क क्षेत्रों में तो इसको लगाना ही है, हमने नहीं लगाना है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसकी जो पैदावार है उसको हम कैसे वहाँ बढ़ाएं ताकि जो संसाधन सीमित है हमारे पैदावार की जहाँ तक बात है, अब तो कई हाइब्रिड्स हमारे पास ऐसी आगी बाजरा की जो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक भी देती है। और जैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहीं दूर क्यों जाते हो, यहाँ पर बाजरा की हाइब्रिड्स लगाते हैं और बहुत अच्छी पैदावार ले रहे फार्मर्स। और हरियाणा में तो MSP पे खरीद रहे हैं फार्मर्स का जो बाजरा, बिल्कुल बहुत खूब प्रॉफिट कमा रहे फार्मर्स। मैं तो ये कहना चाहूंगा, पंजाब में वाटर टेबल इतनी नीचे चलेगी राइस की कल्टीवेशन की वजह से, इनको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए। कुछ एरिया बाजरा का, ज्वार का इनको अलॉट करना चाहिए, उनको फसल चक्कर में इनको भी सम्मिलित करना चाहिए। जैसे बठिंडा है, फिरोजपुर है, ये शुष्क डिस्ट्रिक्ट है उनके, फरीदकोट है, वहां पर राइस की बजाय हमने ये बाजरा, ज्वार, रागी इनका उत्पादन लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास बिल्कुल सीमित संसाधन रह जाते हैं, जहां हमारी कोशिश होती है कि भाई जैसे पहले सरसों की हम बात करते थे, सरसों हम लेते थे या जो हमने वहां पे ले लिए हैं, तो ऐसे ही अगर कम से कम हम ये देखें भाई सीमित संसाधनों में एक या दो पानी की हमें इसमें आवश्यकता होती है, उसके लिए तो ये बेस्ट है। या फिर जो बारिश का एक समय है उस बारिश के समय में ही हम इसको, ऐसा है बारिश हमारी ये मिलेट्स में खास बात की है, ड्यूरिंग विंटर, ये बरसात के सीजन में, ड्यूरिंग रेनी सीजन बाजरा है, जैसे मेजर एरिया बाजरा के अंडर है या ज्वार के अंदर,
इनके अंदर ये कैपेसिटी है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपना जो लाइफ समय चक्कर है उसको टाइम पे पूरा कर लेती हैं। अगर जो बरसात हमारी 2 महीने है तो 2 महीने में पूरा कर लेंगे, अपना कट साइकिल अपना शॉर्ट कर लेते। बिल्कुल, तो इनमें ये क्षमता है इनको। नहीं, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो फिर पूरे साल अगर इनकी ड्यूरेशन भी कम है, 65-70 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। बाजरे की बात करें या फिर आमतौर पे जो भी हमारे बाजरा है, जैसे बाजरा से बढ़िया न्यूट्रिशन क्रॉप कोई नहीं है। इतना आयरन है इसमें, इतने मिनरल्स हैं, जिंक है इसमें। जिंक हमारे स्टमक के लिए बहुत जरूरी है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। इसमें जिंक भी है, आयरन भी है, पौष्टिक तत्व इनमें अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते एक और सवाल जानना चाहूंगा आपसे। जैसे हम बात कर रहे हैं बाजरे की और ज्वार की, वो एक सीमित समय जो बारिश का समय है उसके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा जो अभी आने वाला समय है या फिर सर्दियों का समय, पूरे साल मतलब अगर हम आने वाला समय जैसे अप्रैल में लगा सकते हैं, जैसे मार्च अप्रैल में लगाएंगे बाजरा, तो बिफोर रेनी सीजन। जहाँ गुजरात में मैंने देखा है, वहाँ जहाँ पर कुछ इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ बाजरा ग्रो कर लेते, फिर दूसरी फसल रेनी सीजन में लगा लेते हैं। वही मेरा सवाल है, जो अभी अगेती किस्में हम लगाए, कोई विशेष किस्में हैं जो अभी हम विशेष किस्में हैं जो हाइब्रिड जो हमारी अवेलेबल हैं, पूसा से हैं अवेलेबल। BJ 504 है, BJ 502 है। तो जो किसान भाई मतलब अभी लेना चाहे, ये 2 किस्म है। हाइब्रिड्स का मेला लगेगा, किसान मेला लगेगा 28 फरवरी से 1 मार्च तक, 3 दिन का किसान मेला है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक किसान मेला है। तो किसान भाई जो बाजरे का बीज लेना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी सूचना। और ज्वार का भी ले सकते हैं। हाँ, समय आ रहा है उसका भी, बहुत बढ़िया है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब एक बार संक्षिप्त में जो श्री अन्न की खेती हम कर रहे हैं, खासतौर से जो शुष्क क्षेत्र है, तो इसमें क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, शुष्क क्षेत्रों में हमें अपने मिलेट्स की खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो लागत कम है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम है, इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कम है, इसमें बीमारियां कम आती हैं। जैसे आजकल हीट स्ट्रोक आते हैं क्रॉप्स में, लू चलती है, उसके रेजिस्टेंस है ये। तो ये मिलेट्स में तो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज इन क्रॉप्स में, तो जहाँ सीमित संसाधन है वहां तो इन क्रॉप्स को ग्रो करना ही चाहिए हमने। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब के एस राणा जी, और आज आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती में संसाधन उपयोग दक्षता वृद्धि, और इस विषय पर डॉक्टर SK राणा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विनोद कुमार। और इन्होंने बहुत सारी जानकारियां ली इस कार्यक्रम के दौरान। जैसे कि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अरविंद, जैसे हम लोग ये सभी ऐसा सोचते हैं कि श्री अन्न जो है उसमें से बहुत सारे अन्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हम सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में ही खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिथ जो है हमारा, ये जो हमारा एक संदेह था वो दूर हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आप बाजरा या और कोई श्री अन्न है वो किसी एक खास मौसम में ही खा सकते हैं, बल्कि आप इसे पूरे साल भी खा सकते हैं। जी हाँ, तो ये मिथ आपको जरूर छोड़ देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि इस मौसम में ये वाला अन्न खाएंगे और दूसरे मौसम में दूसरा अन्न खाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान की बात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत जारी ही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं कि किस तरह से सरकार आपके लिए काम कर रही है, किस तरह से किसानों की बेहतरी के लिए वो काम कर रही है कि जिससे न सिर्फ किसानों की आमदनी दोगुनी हो बल्कि उनकी लागत भी कम आए और उनके जो भंडारण की जो एक समस्या होती है वो भी दूर हो, ताकि उनकी जो फसलें हैं या जो अनाज है, जो फल सब्जियाँ, जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो रख सकें और उनको आगे बेच सकें। इसी से जुड़ा जो भंडारण एक बड़ा समस्या रहती थी, उसके क्षेत्र में भी अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का आज उद्घाटन हुआ है।
सहकारी क्षेत्र में विश्व की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है उसका आज भारत मंडपम में उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने इस उपलक्ष्य में क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। सहकारिता के ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एफपीओस के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओस का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओस की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह की सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंक से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी
काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दे, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, रूफटॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाने हो, इसमें 50-100 किसान इकट्ठे होकर के एक सहकारी संस्था बना दे, मेड़ के ऊपर सोलर पैनल लगा दे और वो सहकारी संस्था बिजली पैदा करे, बिजली बेचे, किसान को भी बेचे, सरकार को भी बेचे। आसानी से सहकारी संस्थाएं काम कर सकती है। गोवर्धन योजना में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। हमें अपने मिलेट्स यानी श्री अन्न, इस ब्रांड को हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत के ब्रांड का मिलेट्स क्यों न हो। इसके लिए कोऑपरेटिव्स को एक व्यापक एक्शन प्लान बना करके आगे आना चाहिए। मैंने गुजरात के सहकारिता क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया था कि आप शहद की दुनिया में आइए। हमने श्वेत क्रांति की, अब हम स्वीट क्रांति करें। और शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 मैट्रिक टन की। एक और विषय सॉइल हेल्थ कार्ड का है। हमने मिट्टी की शहद की जांच के लिए सॉइल टेस्टिंग का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है। मेरा सहकारी संगठनों से पैक्स से आग्रह है, सॉइल टेस्टिंग के छोटी छोटी लैब्स अपने इलाके में बनाइए। सॉइल टेस्टिंग का हम नेटवर्क बनाएं। साथियों, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। मुझे विश्वास है सहकार की दिशा में हमारे ये साझा प्रयास देश के सामूहिक सामर्थ्य के विकास की सभी संभावनाओं को खोलेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का जो भारत मंडपम में आज उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया ये संदेश आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्न
अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और किसान की बात में एक बहुत ही ज़रूरी सूचना हम देना चाहेंगे। कृषि विज्ञान मेला लगता है हर वर्ष पूसा में, आप सभी जानते हैं, और इस वर्ष भी वो लगने वाला था 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक लगने वाला था। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ कारणों से इस बार ये मेला अभी स्थगित कर दिया गया है, तो जो कि दिल्ली के जो मेला ग्राउंड में पूसा में लगने वाला था। तो जब तक नई तिथियां हमें नहीं मिलती हैं, ये हम आपको बताएंगे दोबारा। बिल्कुल, जैसे ही नई तिथि इस मेले के लिए नियुक्त कर दी जाएगी, आप सभी को इसके लिए सूचित कर दिया जाएगा। और जैसा कि अरविंद, हम अपने प्रोग्राम्स में भी बार बार इस मेले के बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो हमारे कार्यक्रमों के जरिए जो है हमसे जुड़े रहे, उन्हें हमारे ही कार्यक्रमों के दौरान भी इस मेले की अगली तिथि के बारे में पता चल जाएगा, जो कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में हम निरंतर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अब ये देखिए ना अरविंद, बात करते करते जो है हमारे कार्यक्रम का समय जो है अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो अपने कार्यक्रम को आज के लिए हम यहीं लगाते हैं विराम। सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।